Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shैली गुरवानी, your chemistry mentor. और बच्चों आज मैं important question नहीं लेके आई हूँ. हमारे important question का सारा hard work जो है वो I think खत्म हो चुका है ना. पेपर आपका अच्छा गया होगा है ना. मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि काफी अच्छा पेपर था. हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से काफी क्वेश्चंस जो है वो लग गए. ठीक है, कौन कौन से लगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हम अभी पेपर सॉल्व कर लेते हैं. पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े हुए जितनी भी साइंस में नई नई चीजें आती है, नए नए एग्जाम्स आते हैं है ना. आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, उसके लिए नया पेपर आ रहा है कि मतलब पेपर के थ्रू आपका डिफरेंट जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एडमिशन होगा. पहले तो परसेंटेज बेसिस पे हो जाता था, अब नहीं होगा. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड एग्जाम्स है बच्चों. नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, जेई मेंस का एग्जाम है. ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप सिंपल अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा रहे हैं या आप नर्सिंग में जा रहे हैं तो बच्चों ये सारी चीजें आपसे कनेक्ट है, ये सब आपको काम आने वाला है. एज वेल एज हम 9th-10th भी स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल पे. तो आपके घर में छोटे भाई बहन अगर 9th-10th पढ़ रहे हैं तो आप उनको जरूर इनसे कनेक्ट रखिएगा. और दूसरी अगर मैं बात करूं तो बच्चों अगर आप नीट जेई में नहीं जाना चाह रहे हैं, आप बीएससी में जाना चाह रहे हैं कि आप इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, बीएससी करना है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है, नेट करना है या बीएड करना है, तब भी ये सारे वीडियोस जो हैं, जब भी हमारे केमिस्ट्री के वीडियोस जो हमने देखे वो सब आपके काम आएंगे. जो भी हमने पढ़ा है एज इट इज आपको बच्चों काम आएगा. फिर आपको ढूंढना पड़ेगा है ना, क्योंकि जब भी कोई चीज हम हाई लेवल पे पढ़ते तो बेसिक लेवल हमारा क्लियर होना चाहिए. अब तुम्हें पता है कितना तो तुम्हें याद रहता है ना. पढ़ते हम 100% हैं, उसी टाइम हम 60 से 70% जो है वो मेमोराइज कर लेते. 2-4 दिन बाद में वो 10%, 5%, 15% धीरे धीरे कम होने लगता है. तो सारा बेसिक लेवल के वीडियोस आपके पास अवेलेबल है. आई थिंक चैनल पे 1000 वीडियोस होने वाले. तो ये सब चीजें बच्चों आपको हेल्प करेंगी. अब मान लो कुछ भी नहीं करना है, मुझे तो आरएएस में जाना है, आईएएस में जाना है, यूपीएससी का कोई एग्जाम क्रैक करना है, रीट का पेपर करना है, फर्स्ट ग्रेड का करना है, सारी चीजें वापस यहीं से आना, यहीं से उठना है, ये सब चीजें काम आएंगी. तो चैनल आप सब्सक्राइब ही रखेंगे, अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे है ना. और जल्दी हम नीट और जेई से रिलेटेड वीडियोस भी लाने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा था तो मुझे लगा बच्चों के 80-90% तो कम से कम बने, एटलीस्ट इतना परसेंट तो बनाए बच्चा ताकि आगे के बारे में वो सोचे. ठीक है, तो चलो ये सब तो बातें हो गई. मैं आपको अभी पेपर सॉल्व करवा लेती हूँ. काफी थोड़ा सा रह रहा है आपको, थोड़ा मैं लेट भी हो गई हूँ है ना. बहुत वीडियोस आपको दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आई वाज टायर्ड, तो मुझे लगा चलो एक दिन मुझे रेस्ट चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आरबीएससी केमिस्ट्री का पेपर 2022. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो की पॉइंट्स बताऊंगी अगेन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो आपको दिख जाएगा आई थिंक प्रॉपर. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, इन सेलेक्ट एन आंसर बुक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, पहला क्वेश्चन हिंदी में, आफ्टर दैट इंग्लिश में है. ठीक है, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता है एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक. तो बच्चों सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी हमने बहुत बार पढ़ा है, पहले पार्ट का पहला सबसे सरल क्वेश्चन था. तो सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%. तो बच्चों यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52.4%. सेकेंड है बच्चों, जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन होने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर के अधिकतम मान वाला यौगिक है. तो बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर, द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर. तो देखो फर्स्ट का आंसर तो मैं टिक कर देती हूँ, 52.4% करेक्ट है. देन बच्चों सेकंड में तुम्हारे पास KCl है. तो KCl का वेंट ऑफ फैक्टर तो तुम्हें पता है KCl तो 2 में टूटेगा, K प्लस Cl माइनस, वेंट ऑफ फैक्टर 2 आएगा. NaCl, तो बच्चों NaCl भी Na प्लस और Cl माइनस में ही तो स्प्लिट होगा, वेंट ऑफ फैक्टर इसका भी 2 आएगा. K2SO4, तो बच्चों K2SO4 करना कैसे था, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट. समझ गए ना मेरी बात, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट. तो अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा तो बच्चों तुम्हें 3 मोल मिलेंगे. सो वेंट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा. तो हाईएस्ट ही तो पूछा है, तो करेक्ट आंसर 3. MgSO4 वापस Mg+2 और SO4 -2 है ना. तो बच्चों MgSO4 का वेंट ऑफ फैक्टर तो 2 ही होगा. तो हम कहेंगे हाईएस्ट आंसर है K2SO4. देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ln R और T के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना था.
तो देखो हमारे पास फॉर्मूला ये था KT इक्वल्स टू ln R0 अपॉन R। अब KT इक्वल्स टू, तो बच्चों ln R0 माइनस ln R। ठीक है, अब क्या करें, तो ln R इधर ले आऊं, तो बच्चों ln R इक्वल्स टू माइनस KT प्लस ln R0। ठीक है, तो ln R और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ना, लेकिन माइनस का साइन है तो स्लोप आपका नेगेटिव आना चाहिए और इंटरसेप्ट की वैल्यू ln R के बराबर आनी चाहिए। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा। ln R0 इंटरसेप्ट है अंतःखंड, ठीक है, ये स्लोप हो गया माइनस के और ये ग्राफ कुछ इस तरह का, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, फिर सेकेंड है बच्चों द पेयर ऑफ मेटल दैट कैन बी प्यूरिफाइड बाय वेन आर्केल। तो बच्चों वेन आर्केल से हम जिरकोनियम और टाइटेनियम को क्या करते थे, प्यूरिफाई करते थे। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला मेटल, तो बच्चों आपको पता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का 3D के अंदर होता है 7। तो फिलहाल आपका आंसर इन चारों में से हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन, है ना। टिक कर दूं मैं इनके आंसर्स। तो देखो पहला तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट तो आपका ये हो जाएगा, वेन आर्केल वाला आपका हो जाएगा जिरकोनियम टाइटेनियम, और बच्चों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका Mn। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बच्चों ऐसा कॉम्प्लेक्स ढूंढना है जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो। अब मुझे बताओ, ये ऑप्शन में तो 6 लिगेंड, 6 लिगेंड में तो ऑक्टाहेड्रल होता है, तो वैसे ही नहीं होना। 5 लिगेंड है तो 5 में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, तो वो भी नहीं होना। अब ये 4 लिगेंड है बच्चों, लेकिन साइनाइड में तो हमने पढ़ा था स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। तो अब आपका आंसर है NiCO4, है ना। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बहुत बच्चों को डाउट होगा कि ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन तुम भूल रहे हो। NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, चेक करो। तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 4s के इलेक्ट्रॉन पीछे जाएंगे ना, तो 3d पूरा भर चुका है, सिर्फ sp3 बचेगा। तो हम कहेंगे 4 ऑर्बिटल sp3 काम में लेने, और sp3 में तुम्हें पता ही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देन बच्चों CX बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसमें होगी। तो मुझे बताओ, मिथाइल मिथाइल तो कॉमन है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी CH3I। देन बच्चों ईथर है, अल्कोहल है और हाइड्रोकार्बन है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो मैंने सिखाया था अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ईथर लेस पोलर है और हाइड्रोकार्बन में तो पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका अल्कोहल का, फिर ईथर का और फिर हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो यहाँ के आंसर्स अगर हम टिक करने जाएं तो फर्स्ट का हो जाएगा NiCO4, सेकेंड का हो जाएगा CH3I, और यहाँ अल्कोहल फिर ईथर और फिर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट है बच्चों मिनिमम पीकेबी। देखो मिनिमम पीकेबी, तो पीकेबी न्यूनतम मतलब केबी की वैल्यू अधिकतम, है ना। बेसिक या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्षार वियोजन स्थिरांक अधिकतम। तो आपसे पूछा है मोस्ट बेसिक कौन है बच्चों, तो मोस्ट बेसिक मतलब अमाइंस में तो पूछ रहा है, तो अब आपको पता है चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, अमाइन का बेसिक ऑर्डर होता है 213 या 231, है ना। तो मैंने कहा था मिथाइल है तो 213 और इथाइल है तो 231, 231। तो मान लो तुम्हें ये याद ही रहा, लेकिन ये तो पता था 2 डिग्री सबसे आगे है। तो मिनिमम पीकेबी मतलब मैक्सिमम केबी, यानी आंसर 2 डिग्री। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। देन ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, आयोनिक कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं। तो ये तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं भाई, AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। फिर बच्चों हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, तो हीमोग्लोबिन आपको पता है आयरन, खून की कमी होती है तो हम ये तो कहते हैं आयरन की कमी हो गई, तो इसका आंसर Fe हो जाएगा। द नेम ऑफ द, अच्छा फिर है बच्चों रेसिमिक मिक्सचर, द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, 50% डेक्स्ट्रो 50% लेवियो। तो भाई आधा पार्ट लाइट को राइट में घुमाएगा तो दूसरा आधा वापस लेफ्ट में घुमा देगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो हो जाता है 0। ठीक है,
फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, लेस वॉलेटाइल, कम वाष्पशील है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट और वॉलेटिलिटी इनवर्स होता है। भाई वाष्प कम बन रही है मतलब लेट बॉइल होगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल का है ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो यहाँ आपका आंसर था पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास देखो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको राउल के नियम से नेगेटिव डेविएशन शो करने का कारण बताओ। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिला देते हैं तो बच्चों दोनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो की पॉइंट इसका था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर तुम भूल गए और तुमने ऐसा लिख दिया कि भाई दोनों मिलाते हैं, तो मान लो एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आया तो तुम्हें लगे अच्छा नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम कम आ जाता है, तो तुमने ऐसा लिख दिया कि भाई इन दोनों को मिलाने पे वॉल्यूम कम हो जाता है, इन दोनों के बीच में अंतरक्रिया हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है ना, या नया बंध बन जाता है, तब भी ठीक है, 50% मार्क्स मिलने के चांसेस है। लेकिन की पॉइंट था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है, तो पूरे नंबर है। ठीक है, फिर है बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बताओ। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बता देते हैं इसको रेट कांस्टेंट। ठीक है भाई, कितनी बार तो हमने पढ़ ही लिया था। क्लोरोफॉर्म और उसमें तुम्हें क्या लिखना था, पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फिर बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, और टाइम आप सेकंड में ले लो तो सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू 0 रख दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, और यहां जो क्वेश्चन था ये पीकेबी वाला, इसमें आपका 2 डिग्री अमाइन करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट है बच्चों पीतल। पीतल में उपस्थित धातुओं के नाम लिखिए। ब्रास तो तुम्हें याद होगा, मैंने कराया था ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों। तो बच्चों ब्रास में होता है कॉपर और जिंक। ठीक है, डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, समन्वय बहुफलक। तो बच्चों संकुल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज होती है, वर्गाकार कोष्टक में उपस्थित वो स्पीशीज जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु लीगेंड के साथ बॉन्डेड होता है, जो ज्योमेट्री डिसाइड करता है, उसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। ऐसा लिखा है तो ठीक है, या फिर आपने ऐसा लिखा है अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। किसी संकुल में धातु के चारों ओर त्रिविम आकाश में लीगेंड की व्यवस्था को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहते हैं। तब भी सही है, दोनों सही है, आपको टेंशन नहीं करना है ना। बहुत बार लगता है मैंने ये लिखा, टीचर ये बता रहा है या टीचर ये बता रहा है, मैंने ये लिखा, तो इट्स ओके, दोनों करेक्ट है, पूरे नंबर दोनों में है। नेक्स्ट, तो बच्चों K3Al-C2O4 पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, और C2O4 समझ गए ना, ऑक्सीलेटो। ठीक है, कितने हैं, होल थ्राइस है। ओके, तो बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 3, पोटेशियम तो हम कहेंगे 3, एल्यूमिनियम को x मान लेते हैं, ऑक्सीलेटो -2, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो x = तो 3 आएगा। अब बच्चों इसका नाम तो सबसे पहले तो तुम्हें लिखना है पोटेशियम, 3 ऑक्सीलेटो है तो तुम्हें लिखना है ट्राई ऑक्सीलेटो, फिर लिखना है एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, अब मैं बताऊं कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि मैडम हमने लिखा है पोटेशियम ट्रिस, फिर ब्रैकेट में लिख दिया ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। तो बच्चों आरबीएसई बोर्ड में तो इसने ट्राई दे रखा है, और एनसीईआरटी की बुक्स अगर फॉलो करते ना तो उसने ट्रिस दे रखा है, तो दोनों करेक्ट है ना। डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्या ले रहा है, लेकिन दोनों सही है, उसमें आपको डरना नहीं है, 99% दोनों को वो सही कर देगा। ठीक है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट होगा, एल्यूमिनियम लिख दिया तो फिर नंबर गए ना, एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, फिर है बच्चों CONH3 और Cr साइनाइड, है ना, दिख रहा है ना बच्चों, CONH3 और CrCN6। ठीक है, और दूसरी बार क्या किया इसने कि क्रोमियम के साथ तो इसने अमोनिया कर दिया, और कोबाल्ट के साथ क्या कर दिया, Cn कर दिया। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, समवाय होता है। तो मैंने आपको कहा था लीगेंड ही तो एक्सचेंज कर रहे हो,
तो ये लिगेंड एक्सचेंज आइसोमेरिज्म है, लेकिन आपको इसका नाम लिखना था, तो नाम था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समन्वयी समावयवता। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा है अमाइंस में नाइट्रोजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स काम में हो रहे हैं। तो बच्चों अमाइंस RNH2 ले लो, या N तो है ही, 3 R मान लो और एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो बच्चों यहाँ आंसर आपको लिखना था sp3। फिर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर सक्रियाशीलता आबंध, सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग ही था, मैंने आपको बताया भी था, बैक बॉन्डिंग पूछे, सिनर्जिक बॉन्डिंग पूछे, सेम लिखना था। तो बच्चों कार्बोनाइल लिगेंड में कार्बन तो अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, लेकिन मेटल के जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल थे वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग है ना, CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, वापस लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, जिससे एक पाई बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और वो पिक्चर बनाना था तो हम कहेंगे उससे क्या बोलेंगे उसको, सह आबंधन क्रियाशील, सक्रियाशीलता आबंधन या सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, देन शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2-2, 3-3 लाइन में आपको इसके आंसर्स देने थे। तो पहला है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बच्चों एन मतलब नेगेटिव टाइप, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है और वो का वो लिख दिया तो भी टेंशन नहीं लेना है, सही है ना, सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम है। तो जब ग्रुप 14 में, समूह 14 में समूह 15 ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी लिक्विड सिलिकॉन में हम फास्फोरस की, आर्सेनिक की, इन ग्रुप में से किसी की भी इम्प्योरिटी मिला लेते हैं तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनते हैं। क्योंकि इन सेमीकंडक्टर्स में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव पार्टिकल है, इसलिए इन्हें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, फिर कंपेयर पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। तो बच्चों पैरा मतलब नो पेयर है ना, तो पेयर नहीं होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और हिंदी में अनुचुंबकत्व यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आप कंपेयर ऐसे लिखते कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है ना, या जिन सॉलिड्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, प्रतिचुंबकीय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और डायामैग्नेटिज्म, डाया यानी 2, तो जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है, वो आपका डायामैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकत्व शो करते हैं। फिर मैंने कहा था अनु मतलब आकर्षित, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, और प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिकर्षित, इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इतना लिख दिया तो बहुत है। ठीक है, फिर 5 ग्राम NaOH, सेम क्वेश्चन किया था बच्चों हमने, 250 की जगह 500 वाला किया था। ठीक है, 5 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 250 ml सॉल्यूशन बना गया, तो मोलारिटी बतानी है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं NaOH की बात करूं, ठीक है, तो बच्चों NaOH का सबसे पहले तुम्हें मोलर मास निकालना था। तो मैंने बहुत बार कहा है, कुछ चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो बच्चों मोलर मास तो हो गया 40। मोलारिटी पहले तुम्हें फॉर्मूला लिखना था, सॉल्यूट मास विलेय का भार 5 ग्राम, मोलर मास अणु भार 40 इंटू 1000 अपॉन 250 है ना, क्योंकि ये ml है ना तो ये लिख दिया। अब 250 और 1000 तो हो गया 4 और ये हो गया 8। ठीक है, सॉरी हाँ 81 80 थोड़ा होगा, 8 हो गया। तो बच्चों 4/8 यानी 1/2 यानी 0.5 आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये किया नहीं किया तुम्हें पता होना चाहिए है ना, तो बोलो, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं थी, कर लेते आप ये। ठीक है, देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने इंपॉर्टेंट में सेम क्वेश्चन किया था सॉल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है प्रोटीन के 300 ml एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, और साइज बड़ा कर देते हैं इसका, दिखेगा। देखो प्रोटीन के 300 ml सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम तो हो गया 300 ml में 1.25 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है। टेम्परेचर 300 केल्विन है बच्चों। इस टेम्परेचर पे प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ, विलियन का परासरण दाब है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 2.5 इंटू 10⁻³ और R की वैल्यू दी है।
तो बच्चों यहां तुम्हें फॉर्मूला लगाना था कौन सा, यहां तुम्हें फॉर्मूला लगाना था पाई इक्वल्स टू CRT, या फिर तुम्हें लिखना था पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MV, ठीक है, और V मतलब वॉल्यूम। अब ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है तुम्हें 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। W आपको दे रखा है बच्चों 1.25 ग्राम, R की वैल्यू 0.083 है ना, और टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है, 300 अपॉन मोलर मास तुम्हें फाइंड करना है, और बच्चों वॉल्यूम दे रखा है 300 ml। अब सॉल्व भी क्या करना था इसको बताओ, 300 तो वैसे ही कैंसिल हो रखा है, सही है। और अगर मैं देखूं 1.25 तो इसका डबल ही तो होता है 2.5, तो ये 2 हो गया। अब मुझे m फाइंड करना था, तो m इक्वल्स टू 0.083, 10⁻³ नीचे आ जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसमें क्या है, पॉइंट उड़ा दो तो 10⁻³ आ जाएगा, ये डेटा भी घट गया। तो बच्चों 83 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम पर मोल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल था। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना था कि लैंथेनम के बाद, है ना, 5D की बात करूं, अगर 5D तीसरी संक्रमण श्रेणी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D में जब हम लैंथेनम के आगे बढ़ते हैं तो सडन डिक्रीज इन साइज होता है, परमाणु आकार में अचानक आई कमी को लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। 2 की पॉइंट लिखने थे, इसके 2 कारण हैं, पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा आपको लिखना था निग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, नगण्य परिरक्षण प्रभाव। इनमें अगर तुमने एक एक लाइन भी लिखी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, तब भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। देन बच्चों M+2 दिखाई दे रहा है ना आपको, M+2 एटॉमिक नंबर 25 के लिए आपको क्या करना था, म्यू फाइंड करना है। अब मुझे बताओ M+2 है, Z तुम्हारा है 25, तो बच्चों एटॉमिक नंबर 25 है, तो हमने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सीखा था आर्गन 4s2 3d5, ठीक है, लेकिन तुम तो कह रहे हो M+2 आयन है ना, तो बच्चे अगर M+2 आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ये हो गया आर्गन और 3d5, ठीक है, कम से कम 4 से 5 बार हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, है ना। अब हमारा फॉर्मूला है बच्चों म्यू इक्वल्स टू √n+2, और अब तुम्हें दिख रहा है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों √5 5+2, तो बच्चों √35 हो गया, है ना। या तो तुम यहीं पे छोड़ दो √35 बोर मैग्नेटोन, या पूरा लिखो। तो मैंने आपको बताया था जितना n होता है आंसर तो वही होता है, और नेक्स्ट नंबर के नजदीक, मतलब 5 का अगला नंबर 6 है ना, तो यहाँ तुम्हारा आंसर 5.88, हाँ तुम लमसम कर दो भाई, लगभग बता रहा हूँ, 5.89 बोर मैग्नेटॉन, 85 भी हो सकता है कि तुम्हें चेक करना है ना, वो डिपेंड करता है, एग्जामिनर उसमें नंबर नहीं काटेगा कि ठीक है नियर अबाउट आंसर है, ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन टोलेंस टेस्ट used for distinguish प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो बच्चों प्रोपेनॉन सॉरी, तो हमने पढ़ा था ना एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए हम टोलेंस रिएजेंट टेस्ट करेंगे, तो एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देगा और कीटोन टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर नहीं देगा, और फिर रिएक्शन जो लिखवाई थी वो एज इट इज लिखनी थी, है ना। RCHO प्लस टोलेंस रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 प्लस 2 OH माइनस थे, आंसर था एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो RCOO माइनस प्लस Ag प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ऐसा कुछ लिखा है, तब तो नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं, पूरा पेपर पूरा टॉपिक पूरा क्वेश्चन सही है। फिर बच्चों साइनाइड, अब देखो साफ तो दे रखा है, साइनाइड 2 वाटर अमोनिया निकाल दो, लो, फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन फिर अमोनिया से कर दो, ठीक है, फिर जो बनेगा उसमें से वाटर निकाल दो, तो इससे इजी तो बच्चों कुछ कर भी नहीं सकता था बेचारा, तो साइनाइड में 2 वाटर, ठीक है भाई। देखो
साइनाइड और वो कह रहा है 2 वाटर, तो ये ले लिया मैंने साइनाइड और 2 वाटर, है ना। और फिर वो खुद ही कह रहा है कि तुम ऐसा करना, अमोनिया को बाहर निकाल दो। तो बच्चे अगर बेचारे ने इतना बता दिया कि लो अमोनिया बाहर निकाल दो, तो बचा क्या, तुम खुद ही दिमाग लगा लो। तो क्या दिख रहा है, RCOOH, तो हम कहेंगे एसिड। फिर जो बना है उसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दो, तो बच्चों ये तो एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये प्रोटॉन छोड़ेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बन गया RCOONH4। ठीक है, यहां तो आपको लिखना था साइनाइड, वहां कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ अमोनियम एल्केनोइड। फिर ये कह रहा है जो बचा, जो बना उसमें से वाटर फिर निकाल दो, इसको गर्म कर दो और वाटर निकाल दो। तो बच्चों अब तो H2 दिख ही कहाँ रहा है, बताओ, ये रहा H2 और ये रहा O, तो यहां से H2 निकालो, यहां से O निकालो, तो अब तुम क्या बना लोगे, अब तुम बनाओगे RC+ONH2 अमाइड। ठीक है, तो ये कह रहा है A B C को पहचानो, तो बच्चों A तुमने लिखना चाहिए था RCOOH, B अमोनियम एल्केनॉइड और C अमाइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल कर दिया बच्चों इसको तो इसने। फिर है प्राइमरी अमाइंस के लिए आइसोसाइनाइड टेस्ट को समझाओ। तो बच्चों आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या लिखेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट याद होगा तुम्हें, अमाइन की रिएक्शन, अमाइन की रिएक्शन करानी थी बच्चों किससे, तो हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म और KOH से। मैंने बताया था अमाइन में 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, फिर क्लोरोफॉर्म और 3 KOH। और यहाँ जो आपका आंसर था बच्चों वो था आइसोसाइनाइड। बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है ना, बहुत गंदी स्मेल आती है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते। कितनी बार पढ़ रखा होगा आपने ये तो। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों ट्राई मिथाइल अमाइन का पिरामिडल शेप। तो आपको ट्राई मिथाइल अमाइन N लिखना है, 3 ऑर्बिटल आपने बनाए होंगे, तीनों से मिथाइल कनेक्ट कर दो, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर दिखा दो। ठीक है, और दोनों का जो बॉन्ड एंगल था वो 108 डिग्री के आसपास था, बस। तो वो पिरामिडल शेप आपको बनाना था। ठीक है, तो ये बनाया है, तो नंबर कहीं नहीं जाने वाले तुम्हारे। देन बच्चों नेक्स्ट है प्रोटीन का डीनेचुरेशन। तो देखो इसमें आपको लिखना था यदि प्रोटीन में अम्ल, क्षार, भारी धातु, लवण मिलाया जाए या प्रोटीन को उच्च ताप पे गर्म किया जाए तो प्रोटीन की जैविक सक्रियता या प्रोटीन की संरचना बिगड़ जाती है। प्राथमिक संरचना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक संरचना पे फर्क पड़ता है। इसे प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहते हैं। उदाहरण था अंडे का उबलना, एग एक बार बॉईल हो गया तो प्रोटीन स्ट्रक्चर उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इफ एसिड, बेस, एनी pH चेंज, हैवी मेटल, सॉल्ट और प्रोटीन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू एड एसिड है, बेस है, हैवी मेटल, सॉल्ट है या pH चेंज है और इट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रॉयड। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कह सकते हो, दूध का दही में कन्वर्ट होना। फिर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जब बायोमॉलिक्यूल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे ना, तो लास्ट के 2 मिनट में मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हारी किस्मत ही खराब हुई ना तो इनमें से कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ लेगा कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड मॉडल बना के समझाओ, वाटसन क्रिक मॉडल बनाओ। तो क्या तुमने बनाया? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एंटी स्पाइरल ऑर्डर में, है ना, एक दूसरे के प्रति समानांतर। फिर मैंने कहा था ए और टी डबल बॉन्ड से जोड़ देना, सी जी ट्रिपल बॉन्ड से, फिर जी सी वापस, फिर एटी, एटी के नीचे टी है, फिर सी जी, फिर जी सी। एक कॉइल में 10 पेयर होते हैं। डायमीटर तुम्हें 20 एंगस्ट्रॉम लिखना था, जितना भी लिखा ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में वो बहुत ज्यादा बायो वाला एक्सपेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ डीएनए का स्ट्रक्चर तो हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों लॉन्ग आंसर में यहां तुम्हारे साथ धोखा हो गया है ना, यहाँ धोखा हो गया। और देखो जब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट दे रही थी तो मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया कि आपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं दिए, क्योंकि मुझे ये चीज क्लियर थी कि पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। बहुत बार क्या होता है एग्जामिनर के दिमाग में होता है कि नहीं हॉल हेरोल्ड मेथड तो मुझे देना है, अब वो बेचारा इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे डालेगा, है ना, तो उसको तो देना है, अब वो ब्लूप्रिंट को नहीं फॉलो किया। तो बहुत बार नहीं होता है, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि यार आपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं दिया। आपने मेटलर्जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये वाले तैयार किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार किए, लेकिन ये सिंपल था
एल्यूमिना अगर आपने साल भर थोड़ा भी चैप्टर पढ़ा हो तो ये बिल्कुल सिंपल था, एक आयरन का टैंक, बहुत इंटरेस्टिंग भी था, है ना। लोहे का टैंक लेते हैं जो कि एनोड की तरह नहीं, कैथोड की तरह बिहेव करता है, अंदर कार्बन की कोटिंग करते हैं, फिर 3 चीजें मिलाते थे, एक एल्यूमिना, एक क्रायोलाइट, एक फ्लोरस्पार, फिर ग्रेफाइट रॉड्स लगानी थी, फिर मिक्सचर में स्पार्किंग होती थी तो कार्बन पाउडर से कवर कर लेते थे, फिर हमें दिखेगा नहीं तो हम साइड में बल्ब लगा लेते थे। ऐसा कुछ पिक्चर बनाया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बोला इसने, एक्सप्लेन भी करो और डायग्राम भी बनाओ, ठीक है। और नहीं तो बच्चों जोन रिफाइनिंग है ना, ये जोन रिफाइनिंग अगर आपको याद हो तो हमने ऑब्जेक्टिव में मैंने इसको आपको समझा दिया था, मैंने कहा इसको लिखना, मतलब ये पूरा इसमें से कुछ भी सवाल बन सकता है। तो जोन रिफाइनिंग सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, इनके लिए अगर हमें रिफाइनिंग करनी है तो हम जोन रिफाइनिंग लेते, है ना। इस मेथड में करना क्या था, आपको मेटल को, इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातु को एक रॉड में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट था कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है। अगर धातु की गलित अवस्था है तो उसमें अशुद्धियां ज्यादा विलय होती है, तो हम साइड में हीटर लगा लेते थे, जैसे जैसे हीटर आगे चलता है इम्प्योरिटीज उसके साथ साथ आगे चलती, बार बार प्रोसेस को रिपीट करने पे एंड में एक साइड में सारी इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो जाती है जिसको हम काट देते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्योंकि छोटे क्वेश्चन में मैंने कहा था इसमें से कुछ भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये कर लिया होगा बच्चों तुमने। देन ये तो फेमस क्वेश्चन है, हर साल ही पूछते हैं, पता ही है तुम्हें, एनिलीन को NaNO2 और HCl, तो तुम्हें पता है बच्चों NaNO2 HCl तो इसने दिया है, एक्चुअली हमें HNO2 से रिएक्शन करानी, ठीक है। तो बच्चों एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl, ठीक है, और टेम्परेचर था 0 से 5 यानी 273 से 278 केल्विन, तो आंसर तो याद ही होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, प्लस 2 वाटर, है ना। और क्या पूछा इसने, एनिलीन को इसके साथ गर्म करते हैं तो A बनता है, अच्छा ठीक है, A में क्यूप्रस क्लोराइड मिलाते हैं तो B बनता है, लो बताओ ये भी, है ना। तो बच्चों इसमें साथ में इसने मिला ली सेंड मेयर रिएक्शन, तो लो एनिलीन और एनिलीन की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड है ना, CuCl या Cu2Cl2, यहाँ पे आपको रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सॉरी पहले बनेगा क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये तो हो गया A, और बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हमने इससे कराई तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी, सॉरी क्लोरोबेंजीन, इसका जो बी आंसर है वो रिएक्शन आपको लिखनी थी। देन क्या पूछा है बच्चों, बस यही पूछा है, हो गई ये तो। चलो आगे देखो, अब देखो ये खास बात है, ऊपर वाला क्वेश्चन एनिलीन का है तो नीचे वाला भी एनिलीन का या फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में Ki मिलाएंगे तो A बनेगा, ठीक है। A को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो B बनता है, तो A और B को लिख दो, रिएक्शंस भी लिखो। तो बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सिर्फ Ki मिक्स करके हल्का सा शेक करते हैं तब भी KCl बाहर, नाइट्रोजन गैस बाहर, हमारा आंसर आयोडोबेंजीन। अब बच्चों अब तो सिर्फ फिटिक रिएक्शन लगा ली, देखो आयोडोबेंजीन प्लस सोडियम, तो आपको पता है रिएक्ट कैसे करेगा, तो एक और आयोडोबेंजीन ले लो और ड्राई ईथर, ठीक है। तो अब तो तुम्हें दिख ही गया, यहां से ट्वाइस NaI और तुम्हारा आंसर हो जाएगा बाइफिनाइल, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ना, उसमें से डाइएजोटाइजेशन, उसी में गाटरमैन भी था और उसी में ये वाली रिएक्शन फिटिक रिएक्शन है बच्चों, ये फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिर बच्चों फिनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मीथेनॉल से कम होती है, तो फिनॉल में बेंजीन OH समूह जो बेंजीन पे कनेक्टेड होता है तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर की वजह से OH ग्रुप का प्लस M इफेक्ट होता है, तो ये बेंजीन के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, जिससे COH बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आंशिक रूप से द्विबंध लक्षण होने के कारण बॉन्ड लेंथ मीथेनॉल से छोटी हो जाती है क्योंकि वहां प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर ईथर में COC बॉन्ड एंगल
टेट्राहेड्रल है 109 डिग्री से ज्यादा होता है, हमने क्वेश्चन किया था 110 डिग्री। तो बच्चों ईथर में क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सिर्फ की पॉइंट एक सुनना चाहेगा, वो बंधन युग्म प्रतिकर्षण, ये लिखा है तो आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, फिर समावयवी अल्कोहल में शाखा बढ़ने पे, है ना, ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग के इनवर्स होता है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, है ना, ब्रांच होगा तो मॉलिक्यूल गोल हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाता है, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो आपने ये लिखा है शाखा बढ़ने से अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वैन डर वाल्स फोर्स भी कम हो जाता है, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। नेक्स्ट है बच्चों इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा है, तो इसका की पॉइंट था इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि उसमें पोलैरिटी लेस होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो की पॉइंट सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर, तब भी यही था, इथेनॉल पानी के साथ में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, इट इज इजीली सॉल्युबल। और नेक्स्ट है बच्चों फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो फिनॉल प्रोटॉन छोड़ के फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉक्साइड आयन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, दैट्स व्हाई कॉन्जुगेट बेस जो है वो उसका ज्यादा स्टेबल है, तो फिनॉल बार बार प्रोटॉन छोड़ेगा। लेकिन अल्कोहल प्रोटॉन छोड़ के एल्कोक्साइड आयन बनाता है, उसमें किसी प्रकार का रेजोनेंस अनुनाद नहीं होता है, दैट्स व्हाई एल्कोक्साइड आयन प्रोटॉन के प्रति एफिनिटी बंधुता दर्शाता है, रिएक्शन बैक साइड चली जाती है, इसलिए अल्कोहल लेस एसिडिक होता है। नेक्स्ट है बच्चों अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करो, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने जो क्वेश्चन किया था ना वो था ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताओ, क्योंकि जनरली वही आता है ना, लेकिन पहला जो उसका पॉइंट था वो यही था, दोनों का डेफिनेशन। तो कोटि लिखनी थी बच्चों, अभिक्रिया वेग व्यंजक में सांद्रता पदों की घातों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। सम SUM सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म इन रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। अब ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, रेट कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन घटने बढ़ने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने पढ़ा था टेम्परेचर दुगुना कर दूं, है ना, या तिगुना कर दूं, सॉरी टेम्परेचर में 10 डिग्री का चेंज लाऊं, हर 10 डिग्री पे रेट कांस्टेंट या तो डबल हो जाता है ना, रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3, ताप गुणांक 3, मतलब हर 10 डिग्री पे स्पीड जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो बच्चों सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हमने यहाँ भी पढ़ा है, ये हमने 11th में इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है ना, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो बच्चों सिर्फ टेम्परेचर से लेना देना है, ऐसे नहीं कि आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रेट कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा। रेट की बात अलग है, वो तो ऑर्डर डिसाइड करेगा कि हर बार आप कांस्टेंट रखेंगे। आपने ओस्टवाल्ड मेथड के क्वेश्चंस भी किए थे, बार बार कंसंट्रेशन बदल रहे थे तो रेट बदल रही थी, है ना, तो सांद्रता बदलेंगी तो वेग बदलेगा, के तो हर बार कांस्टेंट आएगा, हर बार थोड़ा के निकालेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने एक दो पेपर में देखा भी है, कुछ ने गलत ही बता दिया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, देन बच्चों the rate constant of first order reaction at 500 Kelvin and 600 Kelvin 0.03 and 0.06। ठीक है, तो बच्चों दिखाई तो दे रहा है तुम्हें, एक प्रथम कोटि के 500 केल्विन। अच्छा देखो, दो टेम्परेचर है, एक तो है 500 केल्विन और एक है 600 केल्विन, तो मैं T1 ले लेती हूँ 500 केल्विन, ठीक है, और T2 ले लेती हूँ 600 केल्विन। ठीक है, और रेट कांस्टेंट यानी K1 ले लेती हूँ 0.03 और बच्चों K2 ले लेती हूँ 0.06। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, फॉर्मूला तुम्हारा ये था, log K2 by K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू दी है ना तुम्हें, बढ़िया, नहीं भी देता तो भी करना था, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, बस। तो बच्चों log K2 by K1 0.06 अपॉन 0.03,
ये फाइंड करना है 2.303, R की वैल्यू 8.314, T2 माइनस T1 600 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 600 कर लो। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या करना है, तो log 2 हो गया, log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010। ठीक है, ये हो गया 2.303 हो गया, 8.314 हो गया, 100 अपॉन 3 और 0 कितने हो गए, 5 हो गए क्या। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, अब इसमें क्या बड़ी बात है ना। इससे तुम्हें क्या निकालना था बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी। आर की वैल्यू तुम्हारी जूल में है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर जूल में आना था। ठीक है, बोलो करा कि नहीं करा, है ना। और थोड़ा सा भी किसी को डाउट हुआ होगा इस वाले क्वेश्चन में ना, वेग स्थिरांक और अभिक्रिया की सांद्रता के प्रभाव, क्योंकि एक दूसरे मैंने पूछा बच्चों से पेपर डिस्कस करते हुए, तो उन्होंने डायरेक्ट लिख लिया है ना कि सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन रेट कांस्टेंट इंक्रीज, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, है ना। थोड़ा तो उसको भी पेपर में ट्विस्ट डालना था, तो वो ट्विस्ट उसने यहाँ डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो कर लिया हमने ऑर्डर। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब देखो, जिसने ऑर्डर नहीं तो फिर मॉलिक्यूलरिटी फिक्स है इसका। तो बच्चों आणविकता को परिभाषित कीजिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जो कि एक साथ टकराते हैं, है ना। और सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच टेक्स पार्ट एंड कोलाइड साइमल्टेनियसली, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। फिर वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव, तो इसमें ग्राफ बना दो। वैसे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन कैटलिस्ट लेते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी नीचे हो जाती, कम हो जाती है, तो स्पीड बढ़ जाती है। और नेक्स्ट 300 केल्विन पे इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है 1 × 10⁻², 30 मिनट बाद घट के आधी हो गई। ठीक है, तो आपको वेग स्थिरांक बताना है। अब इसमें क्या करना है, देखो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है। तो देखो, इनिशियल कंसेंट्रेशन है R0, वो है आपके पास 1 × 10⁻²। R मतलब बची हुई, तो बची हुई कितनी है, बची हुई कितनी है भाई, कंसेंट्रेशन 0.5 × 10⁻²। ठीक है, 0.5 × 10⁻²। और बच्चों टाइम कितना है, 30 मिनट्स है। ओके, तो टाइम हम लिख देते हैं 30 मिनट्स। ओके, अब बच्चों फॉर्मूला तुम्हारा ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K = 2.303 डिवाइडेड बाय T log base 10 R0/R। ठीक है, अब K = 2.303, टाइम आपका 30 मिनट है, log base 10, R0 है बच्चों 1 × 10⁻², और R है 0.5 × 10⁻²। ठीक है, तो 0.5, तो ये हो गया 2। तो बच्चों K = 2.303, ये log 2 है, log 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाय 30, है ना। तो कुछ करना ही नहीं था, 0.30 भी मान के करते तो तुम्हारा आंसर आ जाता 0.002। ठीक है, और क्या आएगा, मिनट इनवर्स, है ना। सॉल्व कर लेना, 0.0023 मिनट इनवर्स। ठीक है, और क्या पूछा है इसमें, बस इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, यहां फिर से धोखा हो गया तुम्हारे साथ नायलॉन 66 के फॉर्मेशन में कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट करता है, उसका IUPAC नाम। तो बच्चों, नायलॉन 66 पॉलीमर में से है। यहाँ तुम्हें बोनस देना चाहिए, बोनस की मांग हमें करनी चाहिए कि ये क्वेश्चन तो पॉलीमर में से है, पढ़ भी लेते, लेकिन आपने तो पॉलीमर कोर्स में ही नहीं है ना, इस साल के डिलीटेड सिलेबस में पॉलीमर था नहीं। ठीक है, फिर भी जिन्होंने लिखा है, तो बच्चों हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड करेक्ट है। एडिपिक एसिड होता है, लेकिन IUPAC था क्योंकि 666 है ना, तो 6 कार्बन वाला एसिड लेना था, सो इट विल बी हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। फिर एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड की कंपैरेटिवली
वीक एसिड है। तो बच्चों एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से COOH के ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे OH बॉन्ड फिजन बंध विखंडन कठिन हो जाता है। प्रोटॉन त्यागने की क्षमता, प्रोटॉन लूजिंग टेंडेंसी कम हो जाती है, इसलिए एसिडिक एसिड वीक एसिड है। और अगर आपने ऐसा नहीं लिखा और आपने लिखा प्लस आई प्रभाव बढ़ने से अम्लीय सामर्थ्य घटता है ना, इनवर्सली होता है, तब भी ठीक है, थोड़े बहुत नंबर उसमें भी दे देगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट समान अणुभार वाले एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। तो बच्चों एक तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वेपर फेज में भी डाइमर फॉर्म में रहते हैं, द्विलक रूप में रहते हैं, दैट्स व्हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देन बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में से काफी तुमने कमेंट करके पूछा भी था कि वापस बताओ, उसको वापस बताओ, है ना। तो कार्बोनाइल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O तो बनाना ही था। कार्बन की 2 बॉन्ड पीछे की तरफ दिखा है सिग्मा, कार्बन का एक पाई ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का भी एक पाई ऑर्बिटल, और उसके बीच में तुमने क्या किया, मतलब p ऑर्बिटल, नॉट पाई, सॉरी, कार्बन का एक p ऑर्बिटल डबल शेप, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक p ऑर्बिटल डबल शेप, और उन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड दिखाना था। तो ये उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था। फिर धोखा हो गया फिर धोखा हो गया बच्चों फूड प्रिजर्वेटिव, है ना। अच्छा, उसमें भी एस्टर ऐसे ही पूछ लेता कि लो फूड प्रिजर्वेटिव बताओ, तो हम नमक लिख देते, तेल लिख लेते, नींबू का रस लिख लेते, है ना, पैराबेन्स होते हैं, सॉर्बेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे तो पूछा कि नहीं एक एस्टर बताओ। हालांकि मैंने तुम्हें चलती क्लासेस में बताया भी होगा कि जनरली टोमेटो सॉस वगैरह होता है, या जो हम कोई भी बाहर से चटनी वगैरह लेके आते हैं तो उसपे एक फिक्स केमिकल लिखा होता है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट सबसे ज्यादा यूज होने वाला फूड प्रिजर्वेटिव है बच्चों, ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का धोखा इसलिए हुआ क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपने हटा दिया था सिलेबस से भी, बच्चों ये चैप्टर मत पढ़ के आना। तो हम तो नहीं पढ़ के आए, पर आपने सवाल दे दिया, और देखो ऊपर भी पॉलीमर का और नीचे एवरीडे लाइफ का, तो ये तो चीटिंग हो गया बच्चों के साथ। तो आपको जब भी आपको मौका मिले, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, वहां आपको बोर्ड को सूचित करना चाहिए कि भाई आपने ऊपर और नीचे दोनों चॉइस वाले क्वेश्चन, अगर हम एक छोड़ भी दे ऊपर वाला कर लेते, लेकिन दोनों चॉइस वाले क्वेश्चन में दोनों डिलीटेड चैप्टर्स के क्वेश्चन डाले, ये आपको नहीं करना। एक नंबर भी मैटर करता है भाई, ठीक है। अब रोजेनमंड और कैनिज़ारो, तो बच्चों रोजेनमंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में लास्ट टॉपिक हमारा था नेम रिएक्शंस, जिसमें सारी नेम रिएक्शंस थी, उसमें से मेरे हिसाब से 5 से 6 नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चंस है। तो बच्चों रोजेनमंड था R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, एरो पे लिखना था पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और आंसर है RCHO एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन। देन कैनिज़ारो हमारी फेवरेट रिएक्शन, तो बच्चों कैनिज़ारो में क्या करना था, तो कैनिज़ारो में 2 एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, एरो पे कंसंट्रेटेड NaOH, और आंसर था मिथाइल अल्कोहल CH3OH प्लस HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। आपको यहाँ लिखना था ये आंशिक अपचयन होता है, एल्डिहाइड रहेगा प्रोडक्ट, इसमें आपको लिखना था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है। और नेक्स्ट बच्चों थोड़ा कम ही उम्मीद थी इस क्वेश्चन की, लेकिन हालांकि हमने पढ़ा है, थोड़ा घुमा के दे दिया। देखो, ड्रॉ द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो कुछ नहीं करना था, एक्चुअली सिंपल है ना, बस पूछने का तरीका थोड़ा इसका ऐसा हो गया। इसने पूछा है कार्बोनाइल कंपाउंड, तो हमने लिख दिया ये कार्बोनाइल कंपाउंड। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चों, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ स्प्लिट हो जाएगा, है ना। पहला स्टेप जो था वो आपका स्लो स्टेप रहता है, तो ये वैसे यहाँ पे पूछ भी नहीं रहा है, न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बन पे अटैक करेगा और ये आपका हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव। और सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ NU और ये O इलेक्ट्रोफाइल। तो इतना लिख दिया तब भी ठीक है, वही आंसर है जो ये पूछ रहा है ना। सॉरी, ड्रॉ द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना, ये पूछ रहा है, ये वो नहीं पूछा, वो तो फाइनल है, इंटरमीडिएट पूछ रहा है ना। तो देखो कार्बन की वैलेंसी तुम्हें 4 दिख रही है, तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, तो यहां तक लिख दिया तब भी ठीक है। और आपको उसको समझाना था ना, तो आपको उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया,
ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया इस तरह से, है ना, और ये आपका बना दो, ये आपका ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा, है ना, मतलब डबल बॉन्ड है ना, प्लेनर है, तो अगर ऊपर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बैक साइड से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट पूछ रहा था, तो ऐसा कुछ बना था या ऐसा बना दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा एल्डिहाइड कीटोन में से। क्लियर? तो बच्चों यहां कंप्लीट हुआ हमारा आरबीएससी 2022 का पेपर। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब मैं बता देती हूँ वो क्वेश्चंस जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में किए थे, और आप मैच करेंगे, देखो क्या आंसर लिखने थे, किस तरीके से आंसर लिखने थे, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मिल गए डायरेक्ट एज इट इज। तो अभी हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में से क्वेश्चंस। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में थे और आपको बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन मिले होंगे बच्चों। देखो पहला 5 ग्राम एन्युअल डिसॉल्व्ड इन 500 ml वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 देखो सेम है, 250 ml मैंने लिया है, यहाँ पे 500 ml है। अगर आपने ये किया हो तो हमने सीखा था इसको। देन बच्चों नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंट सीरीज में किया था। यहाँ आपके पास है सारे के सारे वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना, और क्वेश्चन जो था आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, इसने पूछा है वेंट ऑफ फैक्टर मैक्सिमम किसका है, और यहाँ हमने सीखा वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन भी बच्चों एज इट इज है 0.2 लीटर प्रोटीन सोल्यूशन। ठीक है, और आपको दिया है 1.26 ग्राम प्रोटीन, आर की वैल्यू दे रखी है, और ऑस्मोटिक प्रेशर 300 केल्विन, और सेम क्वेश्चन पेपर में है आपके पास सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7, 1.5 मार्क का क्वेश्चन है अगेन बच्चों। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन निकले अपने 1.5 मार्क का, 1.5 मार्क का, 3 और 1 नंबर का, है ना। ऑब्जेक्टिव आपका है 1 नंबर का, तो 4 नंबर के क्वेश्चन निकले अभी तक। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो देखो मैंने आपको जाते जाते कहा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चों करके जाना, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, 1.5 मार्क का क्वेश्चन ये भी है, तो ये हो गए आपके 5.5 मार्क्स। देन अमाइन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास था अमाइन का 3D में ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी है। ठीक है, तो कितने हो गए 5, 5.5, 7 नंबर के क्वेश्चंस। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेना था, हाँ ये रहा, ये देखो एटॉमिक नंबर 26 के डाई पॉजिटिव आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था बच्चों, M+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था आपको। एटॉमिक नंबर 26 की जगह दे दिया था, आई थिंक 25 है आपके पेपर में। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका अगेन 1.5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो लगभग कितने 9 नंबर मान लो, है ना, मैं खुद ही भूल जाऊंगी इसे। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगेन 1.5 मार्क का है, तो 10.5। फिर देखो एक्सप्लेन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में तो सेम एग्जांपल दिए बच्चों, कोबाल्ट अमोनिया वाला और क्रोमियम साइनाइड होल 6 वाला। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे एज इट इज पूछा गया कि इसमें समावयवता कौन सी है, और अपन ने इसको एग्जाम्पल में लिखा है। ठीक है, तो 11.5 कार्बोनाइल ग्रुप का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, सेम क्वेश्चन है बच्चों। देखो 20th है ना, सेक्शन डी में 20th का 3rd क्वेश्चन कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी 1 नंबर का है, तो ये हो गए हमारे कितने 12 नंबर। फिर रोजनमंड और कैनिजारो, ये भी हमने एल्डिहाइड कीटोन के इंपॉर्टेंट में पढ़ा था। ठीक है, और ये आपका है 2 मार्क्स का, चॉइस में है। ठीक है, तो मार्क्स काउंटिंग तो चलो मैं खुद ही इधर उधर हो जाऊंगी, भूल जाऊंगी। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना, अल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, हमने एल्डिहाइड कीटोन भी लिखा था, तो इसमें से सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 8, अल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देन बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म लिखा है हमने, उसने जो पूछा है उसने ये पूछा, ये इंटरमीडिएट दिख रहा है मेरे फेस के पीछे छिप गया है, ये इंटरमीडिएट आपको बना के देना था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बना है ना उसको बना, तो ये आपको बनाना था, बीच वाला जो स्टेप था वो वाला इंटरमीडिएट था वो।
देन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, देखो फिर लिखा है मैंने आइसोसाइनाइड टेस्ट, या तो ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा। तो बच्चों ये भी डायरेक्ट रिएक्शन पूछी है तुमने, प्राइमरी अमाइंस के आइसोसाइनाइड टेस्ट, अगेन 1.5 मार्क का क्वेश्चन है। फिर आगे चले तो देखो हमने इसको उल्टा किया है ना, टाइटेनियम का शोधन किस विधि, है ना, निम्न में से निम्नलिखित अभिक्रिया धातुओं के शोधन की किस विधि को बताती है। टाइटेनियम TiO4 थोड़ा क्लियर नहीं होगा, तो बच्चों आंसर था जोन रिफाइनिंग। उल्टा पूछ लिया हमसे पूछा कि जोन रिफाइनिंग के लिए कौन सा मेटल लेंगे, है ना। अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें टाइटेनियम लिखा है, ठीक है। तो टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन किससे करेंगे, या सॉरी जोन रिफाइनिंग नहीं, वैन आर्केल मेथड था, आंसर ये नहीं है, आंसर इसका वैन आर्केल मेथड। तो टाइटेनियम का रिफाइनिंग हम करेंगे वैन आर्केल मेथड से। आपसे पूछा है वैन आर्केल से किस मेटल को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, तो सेम चीज हो गई, है ना, एक ही ऑप्शन है जहां टाइटेनियम। देन बच्चों मोर एसिडिक, तो देखो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड कंपेयर भी किया था हमने कि ज्यादा एसिडिक है और क्यों है। देन पीतल, ठीक है, ब्रास बनाने में कौन से मेटल्स है, तो कॉपर और जिंक, अगेन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है बच्चों, और आंसर आपको पता ही है कॉपर और जिंक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट। फिर बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ, तो कुछ भी हो बेसिक स्ट्रेंथ हमारा हमेशा 2 डिग्री है। अब चाहे ये वाला ऑप्शन हो, चाहिए आपसे ये पूछा था, है ना, ज्यादा पीकेबी की वैल्यू मिनिमम यानी केबी मैक्सिमम। देन आगे बढ़े बच्चों, तो देखो सेम क्वेश्चन फिर मिलेगा, फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड शोइंग बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, तो ये तुमसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला। देन टोलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, ये भी आपसे पूछा है, प्रोपेनेल और प्रोपेनोन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, 1.5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। फिर देखो डाइएजोटाइजेशन, मतलब आपसे डायरेक्ट पूछा है एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ए की रिएक्शन Cu2Cl2। जब मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने आपको दोनों सिखाई थी, पिक्चर में ये है ना, अगर यहाँ Cu2Cl2 लेंगे बच्चों तो यहाँ Br की जगह Cl आ जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, और अच्छे खासे मार्क्स थे इसके भी, हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, एज इट इज क्वेश्चन है, देखो 3 मार्क्स का, डाइएजोटाइजेशन और सैंडवेयर दोनों मिला के दे दी। फिर देखो बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर इज 110 डिग्री, तो ये सेम क्वेश्चन है, ईथर में COC बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है, आंसर यही है, क्वेश्चन यही है, घुमा के दिया है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया भी 110 डिग्री से 110 डिग्री है क्यों, और इसे पूछा है टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा है, मतलब 109 डिग्री से ज्यादा है क्यों। की पॉइंट आपका यही था, ड्यू टू बिग साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो आपको ये कंपेयर करके लिखना था, ये भी आपका क्वेश्चन है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्वेश्चन नंबर 18 का चॉइस में क्वेश्चन है, 3rd वाला, ठीक है। उसके बाद बच्चों टोलेंस रिएजेंट तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। और भी क्वेश्चन है जो डायरेक्टली नहीं पूछे, लाइक हमने प्रोटीन का डीनेचुरेशन, तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन के डीनेचुरेशन विकृतीकरण का जैविक सक्रियता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सेम चीज आपको लिखनी थी उसमें वापस से, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज, ये भी हमने पढ़ा था, एक एलिमेंट या मैंगनीज अपने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक है, तब मैंने आपको बताया था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद में हेलो एल्केन तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट दी ही नहीं, है ना। और बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये भी काइनेटिक्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के आपको के की यूनिट लिखनी थी। देन आइसोमेरिज्म का हो गया, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म में डिफरेंस बताओ, हमने जो पढ़ा था ना वो था डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, नहीं पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो थोड़ा मिलता जुलता था बट एग्जैक्ट नहीं था, बट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में देखो जोन रिफाइनिंग वाला जो था वो मैंने आपको मेटलर्जी वाला एक क्वेश्चन था उसमें एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा इसके कॉन्सेप्ट्स आप याद रखेंगे। उसके बाद में बच्चों ये भी मिलेगा तुम्हें, ये भी कराया मेरे को याद है कि अल्कोहल वाटर सॉल्यूबल है बट ईथर नहीं है, इसी ईथर वाली क्लास में होगा कि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी हमारे पास था।
और बाकी तो ऑर्गेनिक के आपको लगभग सारे मिल गए बच्चों, है ना। कार्बोनिल ग्रुप का ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बता ही दिया। 2 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो रखे हैं। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से किए थे तो मेरे हिसाब से आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएंगे इस वीडियो के बाद में आपका पेपर कैसा हुआ, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको फायदा हुआ तो आने वाली जनरेशन जो आपसे छोटे बच्चे हैं, जो अभी 11th में है या 12th में है, उनको भी चैनल के लिए थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करेंगे। लास्ट में गुरु दक्षिणा तो मैं मांग ही सकती हूँ कि अब तुम मेरे लिए क्या करोगे, मैंने तो बहुत कुछ किया। तो बच्चों आपको क्या करना है, अपने जूनियर्स को, जो भी आपके मिलने वाले हैं, जो भी 12th में है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज एग्जाम से जस्ट पहले अवेलेबल रहेगी। आपके लिए क्या है, तो आपके लिए नीट और जेई के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मुझे लगता है कि इनमें से क्वेश्चंस बनता है और पहले भी इतनी बार बन चुके हैं, है ना, तो वो सीरीज में आपके लिए स्टार्ट कर दूंगी। तो आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी रहेगी। अदर एग्जाम्स के लिए भी मैं आपको पहले से सारी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो बने रहना है। स्टे ऑलवेज कनेक्टेड एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th बोर्ड रिजल्ट।